हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी बीएचएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है। आज दिनांक 27/4/2021 और बीएचएससी फर्स्ट ईयर विषय अपने हैं शिक्षा के उद्देश्य। इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हो। इकाई 2 जिसमें प्रकरण है, पिछले वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति वैदिक परंपरा के बारे में अध्ययन किया कि किस तरह से वैदिक संस्कृति में शिक्षा की अवधारणा थी, उसकी विशेषताएं थी, शिक्षा पद्धति क्या थी और उसमें पाठ्यक्रम क्या था। उस सभी हमने वैदिक परंपरा या वैदिक काल में जो चला है उसमें उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब आज हम जो प्रकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपनिषदीय परंपरा। कोर्स के हिसाब से उपनिषदीय परंपरा सिलेबस में अपने एक तो था वैदिक परंपरा और एक है उपनिषद परंपरा। अब वैदिक काल के अंत में यानी उत्तर वैदिक काल के अंत में या उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होकर, यानी जो कबीले थे, पहले क्या होता था कि 4 घर अलग अलग रहते थे। 4 घर इधर रह रहे, 4 घर उधर रह रहे, 4 घर उधर रह रहे, अलग अलग कबीले बनाकर रहा करते थे। अब ये कबीले विलीन हो गए और कबीले से क्या बन गए? जनपद। क्या बने? जनपद बने। और जनपद से ही जनपद के समूहों से राज्य बने। क्या बने? राज्य का मतलब राज्य में परिवर्तित हो गए, यानी जनपदों के समूह से अपने राज्य में परिवर्तन हुए। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप भारत में उपनिषद काल का उदय हुआ। और जैसे ही राज्य में परिवर्तन हुए और फिर इसमें कौन से काल का अपने उदय हुआ, तो वो था उपनिषद काल का उदय हुआ। और उस समय इस काल में राजतंत्र प्रमुख शासन तंत्र बन गया। राजतंत्र, अभी तो लोकतंत्र है, जो हमारा जो नेता है या हमारा जो प्रमुख है वो जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन उस समय जनता द्वारा न चुनकर वंशानुक्रम चलता था। अगर बाप या पिता राजा है तो उसका बेटा फिर बाद में वो राजा बनता था, फिर उसका पुत्र राजा बनता था। इस तरह से ये क्रम चलता रहता, यानी वंशानुक्रम चलता रहता था। तो आर्यों का उस समय फिर बाहर से अपने भारत में, अपना जो भारत है, ये भारत है, ठीक है। तो ये बाहर से आर्य आए थे। आर्यों का आगमन कहां से हुआ? बाहर से हुआ। यहाँ पे सिंधु नदी बहा करती थी। यहीं आके इन्होंने, आपको नाम याद हो कि क्या नाम था? सिकंदर का युद्ध हुआ था। सिकंदर का हेरोस के साथ में युद्ध हुआ था और इसको हराकर यहाँ पर एक सिंधु नदी के पूर्वी इलाके में जो रहा करते थे, इसको हम सिंधु प्रदेश कहा करते थे। क्या करते थे? सिंधु प्रदेश कहा करते थे। और ये आर्य फिर यहाँ पे आए। इसके बाद में ये भारत में पंजाब का आने लगे। पंजाब के दो आब यहाँ पे आके रहने लगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए। इस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों की भी रचना हुई। यानी देखो, वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की वेद की रचना हुई थी, लेकिन उपनिषद काल में 3 वेद की और रचना हुई। जो कौन कौन सी थी? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये बाद में इसकी रचना हुई थी।
ठीक है। इस काल में राजाओं की शक्ति बढ़ने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे और राजाओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। यानी इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, राजाओं को शक्ति बढ़ाने के लिए, राजाओं के मतलब कि उनके राज्य का विस्तार करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ यानी घोड़े को छोड़ दिया जाता था, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और वो घोड़ा जहां जहां जाता था वो उस राजा के अंडर में, वो मतलब वो जमीन है, वो प्रॉपर्टी है, जो भी हो, वो सब किसके? राजा के अंडर में आ जाती थी। जहां पे भी घोड़ा खड़ा रहता था वहां तक वो एरिया किसका हो जाता था? राजा का हुआ करता था। इसलिए इसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। ठीक है। इस काल की संस्कृति का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश था। इस काल का जो प्रमुख केंद्र बिंदु था वो कौन सा था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश था। ऐसा माना जाता है इस समय कुरु, पांचाल और काशी राज्य मुख्य बन चुके थे। मतलब है कि ये आर्यों के जो मुख्य राज्य कौन कौन से थे? कुरु, पांचाल, काशी, ये अपने आर्यों के मुख्य राज्य होया करते थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध इसी ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। मतलब महाभारत का जो युद्ध हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को अग्रलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब कौन कौन सी है? जिससे सबसे पहले निम्न बिंदु से हम समझेंगे। सबसे पहले सामाजिक, राजनीतिक परंपरा। अब राजनीतिक परंपरा में कौन सा है कि राजाओं को इस समय राजाओं को क्या कहते थे? राजाओं को अधिराज कहा करते थे। ठीक है। सम्राट कहा करते थे, सम्राट, विराट, अरठ आदि नामों से जाना जाता था। इस काल में राजा के अधिकारी प्राप्त, मतलब इनके अधिकार में प्राप्त वृद्धि थी। मतलब राजाओं को हर तरह से शक्तियां दे रखी थी। वो अपने प्रजा में हर तरह से विकास कर सकता था, किसी भी व्यक्ति को रख सकता था, किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार हटा भी सकता था। मतलब है कि अपनी इच्छा से वो रख भी सकता। अगर उसको लगता है किसी व्यक्ति को हटाना चाहिए तो उस व्यक्ति को हटा भी देता था। और अथर्ववेद में एक स्थान पर विष्णु द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख किया गया। राजा निरंकुश नहीं होता था, उसको धर्म के कठोर नियंत्रण में राज्य चलाना पड़ता था। यानी मतलब है कि राजा हर तरह से स्वतंत्र था, हर तरह से, हर प्रकार से वो मतलब के बंधन से मुक्त था, लेकिन फिर भी वह राज्य के जो नियम होते थे उस नियम के अंदर काम करता था। नियम के नियंत्रण जो एक दायरा होता था और एक मर्यादा होती थी, उसके अंदर वो कार्य करता था। मतलब हर प्रकार से उसको एकदम से छूट नहीं दे रखी थी। अब है सामाजिक स्थिति। दूसरा क्या है? सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में समाज में 4 वर्ण चला करते थे। ये मैंने बताया था कि सामाजिक जीवन 4 वर्णों पर विभाजित था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो वेदों का पाठ करते थे, वेदों की रचना करते थे, वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे, वेदों को कंठस्थ करते थे, शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, समाज में लोगों को शिक्षित करते थे, ज्ञान देते थे लोगों को। शिक्षित मतलब कि वेदों का ज्ञान देने का काम किसका होता था? ब्राह्मण का होता था। किसका? ब्राह्मण का। दूसरा है क्षत्रिय। ये इनका काम होता था राजा की, प्रजा की रक्षा करना। मतलब है कि अपने समाज की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना, अपने राजा के हर आदेशों की पालना करना। ठीक है। अब तीसरा था वैश्य। वैश्य का काम होता था
ये जैसे पशुपालन है, खेती बाड़ी है, और भी कोई कार्य होते हैं समाज में, उन कार्यों का निर्वहन करना था। मतलब उत्पादन का जो कार्य होता था वो वैश्य के द्वारा किया जाता था। और इन तीनों की जो सेवा करता था वो कौन करता था? शूद्र। शूद्र का काम होता था समाज में कि इन तीनों की सेवा की जाए। इस तरह से समाज में 4 वर्णों को विभाजित किया गया था, 4 वर्णों को बांटा गया था। क्षत्रिय सेना में अपनी सेवाएं देता था और शूद्र विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते थे। इस प्रकार समाज का वर्गीकरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से बांट चुके थे। 3 वर्ण, अब इसमें से 3 वर्ण तो थे जो उपनयन संस्कार होता है उसके बाद में वो ज्ञान प्राप्त करने या शिक्षित होने एक आश्रम में चले जाते थे। लेकिन उपनयन संस्कार का ये शूद्रों का इनका अधिकार नहीं था। मतलब इनको ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। अब तीसरा है अपने धार्मिक स्थिति। इस समय जो धार्मिक स्थिति थी वो भी एक कठोर थी। इस काल में जो धार्मिक स्थिति थी वो इस काल में मतलब मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। यानी उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल के अंत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। इस काल में सृष्टि के निर्माण प्रजापति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यानी इसमें मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई, मूर्ति पूजा। और दूसरा है कि प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पशुओं का देवता कौन था? रुद्र। पशुओं का देवता कौन था? पशुओं का देवता रुद्र था। ठीक है, इस काल में महत्वपूर्ण देवता माने गए। इस काल में धार्मिक गतिविधियों में यज्ञों का प्रचलन अत्यधिक हो गया था। यज्ञों का आयोजन सामूहिक रूप से घरों में भी हुआ करता था और सामूहिक रूप से राजा और जन समुदाय के सदस्य भी इसमें भाग लिया करते थे। और यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, उनकी हत्या की जाती थी। ब्राह्मण यज्ञों का नियोजन करते थे, उन्हें ही उदारतापूर्ण दान दक्षिणा दी जाती थी। राजसूय यज्ञ करने वाले प्रधान पुरोहितों को 24,000 गायों को दान देने का एक रिवाज था। यानी गुरु दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को 24,000 गायों को दिया जाता था। यज्ञों में दान देने के रूप में दी जाने वाली अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित हुई थी। तो इसमें इस काल में धार्मिक स्थिति में ये मूर्ति पूजा, प्रजापति को सर्वोच्च स्थान और पशु देवता रुद्र को माना जाता था। अब अंत में आर्थिक स्थिति। इस समय भी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। लोगों की जीविका और आय का प्रमुख साधन क्या था? कृषि था। इस समय क्या था? कृषि, खेती करते थे। उपनिषदीय ग्रंथों में हल एवं बैलों के द्वारा कृषि का उल्लेख मिलता है। जुताई लकड़ी के फल वाले यानी लकड़ी के जो फाल वाले हल से की जाती थी। इस काल में चावलों को क्या करता था? चावलों को व्रीहि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चावलों को व्रीहि कहा जाता था। अनेक किस्म की दालों के भी खेती की जाती थी। कृषि के अतिरिक्त आर्थिक जीवन धातुओं पर भी आधारित था। इसी काल में उत्तरी भारत में लौह युग का प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से इस आर्थिक स्थिति से मतलब कि छोटे से छोटा कार्य कुटीर उद्योग भी चालू किया गया था और भी बहुत सारे कार्य लोगों के द्वारा किए जाते थे। इस तरह से ये अपने जो उपनिषदीय परंपरा में जो 4 पॉइंट बताए, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हो और कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हो। धन्यवाद।